अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर विशाल परवानी जो आपको लेट की प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे प्री पार्टीशन पाकिस्तान स्टडी का जो पोर्शन है। और ये है तो पाकिस्तान बनने से पहले का, मतलब पाकिस्तान बनने से पहले क्या हुआ था। ठीक है, उसके आज हम बात करेंगे। और इसके क्वेश्चंस आते हैं लेट में, 4 to 5 क्वेश्चंस इसी के होते हैं। ठीक है, अगर आपने ये कवर कर लिया तो बस 5 मार्क्स आपकी गारंटीड हो जाएंगी। अगर आपने इसको देखा और नोट डाउन किया और फिर इसको समझने की कोशिश की, और अगर ये हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री को सुनने से समझ में आता है और दिमाग में भी बैठ जाता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, स्टूडेंट्स को ये मुश्किल लग रहा होता है जब एमसीक्यू स्टूडेंट्स यहाँ से देखते हैं तो घबरा जाते हैं या कुछ उनसे मिस्टेक्स हो जाती हैं। ठीक है, इसलिए मैं आज बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और इंशाल्लाह अगर आपने ये लेक्चर कवर अप कर लिया तो आपके ये 2 पोर्शन होंगे, एक प्री पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान बनने से पहले, और दूसरा ये होगा पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान बनने के बाद, उसको कहेंगे पोस्ट पार्टीशन या पोस्ट पाकिस्तान। ठीक है, आज हम क्या कवर करेंगे, प्री पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान बनने से पहले। ये आता है 712 AD से लेकर 14 अगस्त 1947 तक। ठीक है, 1947 तक मतलब क्या क्या हुआ। जब मोहम्मद बिन कासिम आए थे सिंध पर, उन्होंने अटैक किया था और सिंध को फतेह कर लिया था। वहाँ से लेकर अभी तक जो 14, अभी तक नहीं, अभी तक वो पास्ट पार्टीशन में आया, लेकिन 712 AD से लेकर 14 अगस्त मतलब पाकिस्तान इंडियन की पार्टीशन तक, 14 अगस्त 1947 तक आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, बीच में हिस्ट्री से और एम्स की प्रैक्टिस करेंगे, और उसकी मैंने एग्जैक्ट लेट के पैटर्न के हिसाब से इसको बनाया है। और इंशाल्लाह अगर आपने इसको पूरा देख लिया और कवर कर लिया तो फिर आपके 10 आउट ऑफ 10 गारंटीड हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एम क्या है, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान स्टडीज़ में जो पाकिस्तान से रिलेटेड है उसको प्री पार्टीशन में से पूछते हैं मूवमेंट्स। पाकिस्तान में की मूवमेंट थी वो उनके बारे में ज़्यादा पूछते हैं। पाकिस्तान स्टडी के पोर्शन में प्री पाकिस्तान में से पूछते हैं, ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं ऐसे। ठीक है, तो इसको अपन कवर अप कर लेना। ठीक है, आज हम करेंगे इंशाल्लाह मूवमेंट्स के बारे में, हम ज़्यादा फोकस रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द लास्ट मुगल एम्पर वास। लास्ट मुगल एम्पर कौन थे? लास्ट मुगल एम्पर थे बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर क्या थे? लास्ट मुगल एम्पर थे। लास्ट मुगल एम्पर कौन थे? बहादुर शाह जफर थे। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु बिल्ट द बादशाही मॉस्क। ये क्या जीके क्वेश्चन भी, और जीके में भी ये पूछ लेते हैं। ठीक है, जीके में पूछ सकते हैं कि हु बिल्ट द बादशाही मॉस्क। बादशाही मॉस्क बनवाई थी औरंगजेब ने। किसने बनवाई थी? औरंगजेब ने। हु बिल्ट द बादशाही मॉस्क, तो आप क्या टिक करेंगे? औरंगजेब। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 में क्या बोला है? द ब्रिटिश केम टू इंडिया। ब्रिटिश जब इंडिया आए थे अंडर द रूल ऑफ विच मुगल एम्परर। मतलब जो वो ब्रिटिश आए थे ना, वो ट्रेडर्स के रूप में आए थे, मतलब वो यहाँ पे ट्रेड करने आए थे, इंडिया में ट्रेड करने आए थे। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड करने आए थे। और क्योंकि इंडिया में जो था वो फसल और ज़्यादा थी, और ट्रेड यहाँ पे बहुत ज़्यादा था। ठीक है, तो इसलिए ट्रेडर्स के रूप में आए, और फिर उन्होंने आस्ते आस्ते इंडिया के सारे इलाकों पर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। फिर सारों पे कर लिया ना, जब कामयाब हो गए फिर उन्होंने उनकी हुकूमत आ गई अंग्रेज़ों की। ठीक है, ब्रिटिश ने हुकूमत कर ली। ठीक है, ऐसे उन्होंने काबू पाया था इंडिया पर। ठीक है, तो ये आए थे ना जब ट्रेडर्स ब्रिटिश जब इंडिया में आए थे, तो किसकी हुकूमत थी वहाँ पे? तब थी जहांगीर की हुकूमत चल रही थी। किसकी हुकूमत? जहांगीर। द ब्रिटिश केम टू इंडिया अंडर द रूल ऑफ मुगल एम्पर। जब जहांगीर की बादशाह में ट्रेडर्स के रूप में आए थे ब्रिटिश। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं नंबर फोर्थ में क्या पूछ रहा है? फोर्थ में ये पूछ रहा है कि द फर्स्ट मुगल एम्पर वाज। फर्स्ट मुगल एम्पर कौन था? फर्स्ट मुगल एम्पर बाबर था। कौन थे? बाबर जो थे ना, ये फर्स्ट मुगल एम्पर थे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, फर्स्ट और लास्ट मुगल एम्पर, ये दोनों आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं नंबर 5 में क्या बोला? द बहादुर शाह जफर वाज एग्जाइल टू। बहादुर शाह एग्जाइल टू, ये तो क्योंकि एग्जाइल मतलब उनको निकाल दिया, मतलब उनको निकाल देना। ठीक है, मतलब बहादुर शाह जफर को एग्जाइल कहाँ किया गया? वो वहाँ पे रंगून पे गया था, रंगून बर्मा के शहर में रंगून में चले गए जब इनको एग्जाइल किया गया था। एग्जाइल रंगून तरफ किया गया था। रंगून में किया गया था। रंगून कहाँ था? ये बर्मा की सिटी था। ठीक है, तो यहाँ का आंसर क्या बनेगा? रंगून बनेगा। क्या बनेगा? रंगून। ठीक है, रंगून बर्मा। ठीक है, बर्मा की सिटी था रंगून। ठीक है, आपको इसको याद रख लेना। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है? नंबर 6। अब आगे टीपू सुल्तान के बारे में पूछ रहा है। टीपू सुल्तान, वाओ इंटरेस्टिंग। टीपू सुल्तान वाज बेटराइड बाय हिज कमांडर। टीपू सुल्तान वाज बेटराइड बाय हिज कमांडर।
अब क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 6 में क्या बोला, टीपू सुल्तान वाज नोन एज है, टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाइगर ऑफ मैसूर, ये मैसूर के टाइगर कहा जाता है, टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता था इनको, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 में ये बोल रहा है कि सिराजुद्दीन दुला, सिराजुद्दीन दुला, ये यहाँ पे मिस्टेक हो गया, एल एल दुला, सिराजुद्दीन दुला वाज बैटर्ड बाय हिज कमांडर। सिराजुद्दीन दुला जो थे वो किस कमांडर के हाथों मारे गए थे, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कौन है इसमें ना। यहाँ पे था मीर जाफ़र, मीर जाफ़र जो था ये बादशाह थे, तो इनके अंडर था ये, ठीक है, बादशाह के अंडर था, ठीक है। तो इसने उनको धोखा दे दिया, इसलिए ये कमांडर था मीर जाफ़र। जब रात हुई तो इन्होंने मीर जाफ़र ने दरवाजे खोल दिए, तो फिर आ गए ब्रिटिश, आ गए और इनको कत्ल कर दिया, बेटे शहीद हो गए मतलब ये, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पड़ा। क्वेश्चन में द बैटल ऑफ प्लेसी वाज फॉट इन द ईयर, बैटल ऑफ प्लेसी कब हुई थी? ये जंग जैसे द बैटल ऑफ प्लेसी बैटल ये 1757 में लड़ी गई थी, और ये नवाब सिराजुद्दीन दुला, ये जो है ना नवाब बेंगल थे, ये क्या थे, नवाब बेंगल थे, और अगेंस्ट जो थे इनके वो ब्रिटिश के लीडर थे, वो रॉबर्ट क्राइव थे, ठीक है, रॉबर्ट क्राइव थे। और ये आगे क्वेश्चन ऐड किए गए हैं, वहाँ पे हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे इन पे, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या है, ठीक है। ये तो मतलब शाह वली वाज डैश, ये रिलीजियस स्कॉलर थे, मतलब ये मुसलमान कहते थे कि जब तक मुसलमान कुरान और सुन्ना नहीं पढ़ेंगे तब तक, सॉरी मिस्टेक हो गया, कुरान और सुन्ना नहीं पढ़ेंगे तब तक अपना खोया हुआ मर्तबा हासिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मुसलमान को ये रिलीजियस स्कॉलर थे, मतलब ये कहते थे कि नमाज़ पढ़ें और सुन्ना पढ़ें, ठीक है। ये जो अल्लाह ने आपको दिए इनको फॉलो करें, ठीक है। जैसे रिलीजियस जो रिलीजियस है उसको फॉलो करें, क्या कहते हैं कुरान में क्या लिखा है वो भी पढ़ें तो समझ जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इन्होंने कहा था फराइजी मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय, फराइजी मूवमेंट किसने स्टार्ट की थी? फराइजी मूवमेंट स्टार्ट की थी हाजी शरीयतुल्लाह ने फराइजी मूवमेंट स्टार्ट की थी। और हाजी शरीयतुल्लाह ये फराइजी मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट की थी, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि क्या है आगे। नंबर क्वेश्चन नंबर 12, सैयद अहमद शहीद वाज फॉट अगेंस्ट, मतलब शहीद अहमद शाह थे, वो शहीद किन की जंग के खिलाफ हुए थे, ठीक है। तो वो सिख के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गए, ठीक है। तो ये कौन से इलाके में? बालाकोट इलाके में, जो पाकिस्तान में अभी मौजूद है, बालाकोट इलाका, वहाँ पे इनको शहीद किया, सिख के खिलाफ ये शहीद हो गए थे, ठीक है। वार ऑफ इंडिपेंडेंस, नंबर क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछ रहा है? द वार ऑफ इंडिपेंडेंस वाज फॉट इन, वार ऑफ इंडिपेंडेंस कब हुई थी? हम वार ऑफ इंडिपेंडेंस को जंग की आज़ादी भी कहते हैं, जंग की आज़ादी भी कहते हैं, ठीक है, जंग की आज़ादी भी कहते हैं। ये लड़ी कब गई थी? ये 1857 में लड़ी गई थी, ठीक है। इसको ध्यान में रखें आप, एक आपको बात याद रखनी है, ठीक है। तो क्या बात है, क्योंकि ये इनका कोई लीडर नहीं था, 1857 में इनका कोई लीडर नहीं था, तो ये इनमें फेल हो गए थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो सबको उससे पहले, इस वार ऑफ इंडिपेंडेंस से पहले सब कॉन्टिनेंट कहा जाता था इंडिया को, ठीक है भाई साहब, ठीक है। यहाँ पे हुकूमत तो ब्रिटिश की थी, लेकिन ये डायरेक्ट रूल नहीं करने थे, मतलब जो इनके किंग थे या जो भी थे या लीडर थे या क्वीन थी, ये इनको चलाते ये नहीं थी, वो चलाती थी ईस्ट इंडिया कंपनी चलाती थी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी चलाती थी, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ध्यान में रखना है। जो ब्रिटिश थे उनके सोल्जर्स भी इनमें थे, ईस्ट इंडिया कंपनी में थे, लेकिन ऐसे से पूरी इंडिया में फैल गए थे, ठीक है। फिर 90% इलाकों पे इनका कब्जा था, ठीक है। फिर है ना, फिर ये अपनी कॉलोनी बना ली, मतलब पूरे 90% एरिया पे इनका कब्जा ही था, तो उनको एक कॉलोनी बना दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक मसला आ गया था, ठीक है। वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो थी ना, उसके बाद जो रूल था ना, वो ब्रिटिश का ईस्ट इंडिया कंपनी फिर चलाती थी 1857 तक, ठीक है। फिर उसके बाद जब इन्होंने वार ऑफ इंडिपेंडेंस की तो इनसे वो भी हक छीन लिया गया। फिर ये इनके क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 80 में ये लिखा हुआ है, इंडिया केम डायरेक्टली अंडर ब्रिटिश रूल इन द ईयर, मतलब इंडिया पूरी तरह ब्रिटिश के रूल के अंदर कैसे कब आई गई थी? ये आ गई थी वार ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद आए थे, ठीक है। वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी 87 में, ये आंसर नहीं है, ये 1858 में ये हुआ था, ठीक है, जब पूरी तरह इंडिया पर ब्रिटिश ने कब्जा जमा लिया था, ठीक है। फिर यहाँ पे इंडिया का कोई रूल नहीं होता था, सिर्फ ब्रिटिश का रूल चलता था, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, सर सैयद अहमद खान स्टार्टेड द अलीगढ़ मूवमेंट 2, ठीक है। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मूवमेंट क्यों स्टार्ट की थी?
ये देखिए अब क्या था कि जो सर सैयद अहमद खान वहाँ पे इन्होंने 1858 की जंग की आज़ादी के बाद इन्होंने भारत इंडिपेंडेंस के बाद इन्होंने फैसला किया कि अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट किया था। अलीगढ़ मूवमेंट का क्या मतलब क्या था स्टार्ट करने का, उसके पीछे क्या होते थे, उसके पीछे थे एजुकेट मुस्लिम्स, मतलब मुस्लिम्स जो थे उनको एजुकेशन मॉडर्न एजुकेशन देना चाह रहे थे, क्योंकि जब तक ये मॉडर्न एजुकेशन उनको नहीं मिलेगी ये अपना खोया हुआ मकाम वापस हासिल नहीं कर पाएंगे, इसलिए इन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट की थी। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहता है। आगे क्वेश्चन में ये सर सैयद अहमद खान की बारे में, फिर से सर सैयद अहमद खान के बारे में क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। सर सैयद अहमद खान फेमस बुक हुआ, सर सैयद अहमद खान की फेमस बुक का नाम क्या था, वो क्या था, वो ये था अस्बाब बगावत हिंद, अस्बाब बगावत हिंद है ना, जो अस्बाब बगावत हिंद है ना। मगर ये अस्बाब बगावत हिंद इन्होंने बुक लिखी थी, ये लिखी थी 1857 वार ऑफ इंडिपेंडेंस की जंग पे, वार ऑफ इंडिपेंडेंस पे लिखा था, ठीक है, उसके बारे में इस किताब में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इन्होंने इनकी ये फेमस बुक थी, और जब हुकूमत के खिलाफ कोई खड़ा होता है तो उसको बगावत कहते हैं, ठीक है, बगावत या रिबेलियन मतलब हुकूमत के खिलाफ कुछ करना तो उसको रिबेलियन कहते हैं, इसलिए इन्होंने अस्बाब बगावत हिंद लिखा था, ठीक है। तो ये इनकी फेमस बुक है, ये बहुत बार क्वेश्चन आया भी है। आगे देखते हैं क्या कहता है। ही इस्टेब्लिश्ड अननेम्ड, मतलब और ये पॉइंट भी ऐड कर लें कि ये जो था ना इनका किताब बुक था, फेमस बुक, इनको इंग्लिश में क्या काजेज ऑफ इंडियन, ये भी पूछा जा सकता है, पूछा भी है इन्होंने और आगे भी पूछ सकते हैं फ्यूचर में, ठीक है, ये आपको काम आएगा, इनको देख लें ज़रा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ही इस्टेब्लिश्ड नेम्ड, इसका नाम याद रहना, इस बुक का नाम फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, याद रहे, काजेज ऑफ इंडियन म्यूटेंट, ठीक है, ये आपको नाम याद होना चाहिए, मतलब कुछ भी हो ये नाम भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। मतलब ये इन्होंने जब इस्टेब्लिश की थी सर सैयद अहमद खान ने, जो एक सर सैयद अहमद खान था जो उन्होंने एक स्टार्ट की थी, ही इस्टेब्लिश स्कूल नेम, इन्होंने स्कूल एक स्टार्ट की थी, उसका नाम था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। मतलब तब मुसलमानों को मोहम्मदन कहा था, जो मोहम्मद प्रोफेट को फॉलो करते थे उनको मोहम्मदन कहा था, मतलब मुस्लिम्स कहा जाता है करंटली, अभी मुस्लिम्स कहा जाता है, ठीक है, मुस्लिम्स कहा जाता था, और तभी अभी मुस्लिम्स कहा जाता है, ठीक है, तब मोहम्मदन कहा जाता है, ठीक है, ये आपको ऐसे मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 17। हु प्रेजेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट किसने, ये भी सर सैयद अहमद खान साहब ने दिया था, ये आपको आपने याद रखना है। हु प्रेजेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट सर सैयद अहमद खान साहब ने दिया था, ठीक है। और आगे देखते हैं आगे क्या पूछ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू टू नेशन थ्योरी के मुताबिक क्या हिंदू एंड मुस्लिम्स आर क्या है, मतलब टू नेशन थ्योरी के हिसाब से ये इनका मेन पर्पस था। टू नेशन थ्योरी का मुस्लिम्स और हिंदू एंड मुस्लिम्स आर टू सेपरेट नेशंस, ये क्या है, टू सेपरेट नेशंस, मतलब ये सेपरेट इलेक्टोरेट भी इनको कहा जाता है, सेपरेट इलेक्टोरेट कहा जाता है, मतलब टू सेपरेट नेशंस हैं अकॉर्डिंग टू टू नेशन थ्योरी, हिंदू और मुस्लिम्स टू सेपरेट नेशंस हैं, ये इनका पर्पस था टू नेशन थ्योरी का। आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 में जाकर इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड इन द ईयर, इंडियन नेशनल कांग्रेस वो 1885 में किया गया था, 1858 में किया गया था, ठीक है, फाउंड की गई इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई थी, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन 20 में क्या बोला। कांग्रेस वॉज फाउंडेड बाय, कांग्रेस किसने फाउंड की, ये होम ने बनाई थी, किसने बनाई, ए होम ने बनाई थी, ठीक है। ये मतलब अगर पूछे ना फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी कौन सी थी इंडिया की मतलब सब कॉन्टिनेंट की जो पॉलिटिकल पार्टी थी फर्स्ट, वो ये थी, इन्होंने बनाई थी, ये ब्रिटिश सिटीजन थे, ठीक है। उसका नाम तो ये लिखा हुआ ऊपर, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये फर्स्ट सब कॉन्टिनेंट की इंडियन नेशनल कांग्रेस ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टी थी, फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी थी, ठीक है, सब पॉलिटिकल पार्टी थी जो यूं ने बनाई थी, और इसका नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। कायद मोहम्मद अली जिन्ना वाज बॉर्न, कायद मोहम्मद अली जिन्ना 1876 में इनकी पैदाइश हुई है, 1876 में इनकी पैदाइश हुई है। आगे देखिए आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। आगे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन द ईयर, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 12 मार्च 1906 में बनी थी ये, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। फाउंडर्स ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग्स के फाउंडर्स कौन है फाउंडर्स ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ठीक है।
ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फाउंडर्स कौन है? ये नवाब सलीमुल्लाह खान, नवाब मोहसिन मुल्क, नवाब नवाब वकार और मुल्क। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बारे में जो क्वेश्चन हैं वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको इसको ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को भी फुल कवर करना है और टू नेशन थ्योरी को भी फुल कवर करना है, ठीक है। और दूसरा क्या है इसमें, ये जो है ना, ये ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को बनाया गया है, जो अभी बांग्लादेश का कैपिटल है, ठीक है। और ये जो ना, ये पहले कांग्रेस थी तो मुसलमानों के लिए, लेकिन वो काम सिर्फ हिंदू के लिए करती थी। और जो थे हिंदू से और सिक्स हिंदू पे ज़्यादा फोकस करती थी। और दूसरे जो मुस्लिम्स और सिख वगैरह माइनॉरिटीज़ में जो थे, उनकी कोई कुछ नहीं करती थी उनके लिए, ठीक है। तो इसलिए मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज भी बनाया था, इसलिए सब कुछ इसके हिसाब से हुआ था, इसलिए हुआ था। इसलिए सैयद अहमद खान ने स्कूल भी खोली जिसका नाम आपको पता है, ओरिएंटल कॉलेज भी वही था, उसका स्कूल खोला था। क्योंकि मुसलमान एजुकेशन के अलावा कुछ भी कर लें वो अपना मुकाम वापस नहीं हासिल कर सकते थे, इसलिए उन्होंने ये स्कूल स्टार्ट की थी, आपको पहले बताया। अभी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इसलिए बनाई गई, ठीक है, पता चला आपको। ढाका में थी 12 मार्च में 1906 में बनाई गई थी, ठीक है। और इसलिए मैंने जो है ना ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के क्वेश्चन ज़्यादा बनाए कुछ, ठीक है। ये हम नीचे देखते हैं क्वेश्चन, इसको भी बाद में देखते हैं एक बार, एक मिनट। पहले नहीं आ गया, ये देखें, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के थे वो थे सर आगा खान। सर आगा खान थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, ठीक है। पाकिस्तान के नहीं, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के। ध्यान रखें, चीज़ें ध्यान रखें, पाकिस्तान बनना ही नहीं है ऐसे, समझिए, पाकिस्तान भी तो बनना नहीं है ऐसे, ऐसे सोच के चले। अभी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाई गई यहाँ तक 1906 में, अभी हम 1906 में भी जी रहे हैं, ऐसे ऐसे खुद को पॉइंट ऑफ व्यू कर लिया, ठीक है। फिर देखते हैं, और ये देखें 1906 में एक और अच्छा सा इवेंट हुआ है, ठीक है। ये क्या पूछ रहा है, द डिमांड ऑफ शिमला डिप्यूटेशन इन 1906 वास। 1906 में डिमांड की गई थी शिमला डिप्यूटेशन की, वो किस लिए की गई थी? वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स पे की गई, सेपरेट इलेक्टोरेट्स के लिए, कंट्रीज के लिए, सेपरेट इलेक्टोरेट्स के लिए। ये शिमला क्या है आपको पता है? ये है ना, ये एक जगह है, शिमला जो है ना, ये एक जगह है इंडिया की, ठीक है। वहाँ पर जैसे हिल है, ठीक है, हिल, जैसे पाकिस्तान में अहमदाबाद ऐसे कुछ हैं, ठीक है, यारी भी हैं, इस तरह से वहाँ पे एक हिल था, हिल है मतलब ये शिमला डिप्रेशन वहाँ पे उस वक्त में 1906 के वक्त में, मतलब जो भी अच्छी जो कॉन्फ्रेंस होती थी ना, वो शिमला की जगह पे होती थी, ठीक है। इसलिए आप देखें शिमला डिप्रेशन, शिमला एग्रीमेंट, ये ठीक है, मतलब आपको समझ आ गया। अभी ये जो था ना शिमला डिप्रेशन और शिमला नाम क्यों पड़े, ये कुछ स्टूडेंट्स पूछते होंगे, ठीक है। शिमला डिप्रेशन नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे जो है ना, क्योंकि ये हिल है, ये हिल था, ये एक प्लेस थी, मतलब जो भी कॉन्फ्रेंस होती थी वो यहाँ पे होती थी, ठीक है। तो इसलिए ना ये भी वहाँ पर हुआ, शिमला डिप्रेशन नाम पड़ गया, ठीक है। ये जो मुस्लिम्स थे वो उनके लीडर लॉर्ड मिंटो से मिलने गए थे और उन्होंने अपनी डिमांड्स उनके सामने रखी थी, और उनमें से सबसे ज़्यादा डिमांड थी, सबसे ज़्यादा जो उन्होंने हकूक़ हक़ की बात की थी वो थी सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए। उन्होंने बहुत ज़्यादा फोर्स किया था और इन पर ज़्यादा फोकस भी थे ये सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए, ठीक है। क्योंकि उनकी ठीक ठाक माइनॉरिटी थे पर उनकी ठीक ठाक आबादी भी है, इसलिए उन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए डिमांड की थी उनसे। लॉर्ड मिंटो, ठीक है, उनसे डिमांड की थी। ये इसमें याद रखना कि शिमला डिप्रेशन हुई थी 1906 में हुई थी, और इनकी सबसे बड़ी डिमांड क्या थी? सेपरेट इलेक्टोरेट की थी। इनकी सबसे बड़ी डिमांड सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स की थी, ठीक है। उनकी इलेक्शन अलग होनी चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट इसे कहते हैं, ठीक है। आपको ये याद रहना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला है? 26 में ये बोल रहा है कि द हेडेड ऑफ द मुस्लिम डेलीगेशन इन 1906 शिमला डिप्रेशन में इनके हेड कौन थे? इनके हेड भी सर आगा खान ही थे, क्योंकि वही तो प्रेसिडेंट थे, ये बस वही हेड थे, ठीक है। क्योंकि ये सर आगा खान फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे, इसलिए वो उनके जो इंडिया का वायसरॉय था उस वक्त वो लॉर्ड मिंटो, वो मैंने आपको बता दिया है, उसके पास गए थे और उनकी सरबराही कौन कर रहा था? सर आगा खान, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे उस वक्त, ठीक है। मैं बस थोड़ी रिव्यू दे रहा हूँ आपको कि आपको बातें याद होनी शुरू हो जाए, ठीक है। याद हो गए ना, फिर बस कॉन्सेप्ट भी लेना, कॉन्सेप्ट अगर आपको याद हो गए ना फिर चीज़ें वैसे याद रहती हैं लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है। वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाते हैं, ठीक है। आप बार चीज़ों को रिवाइज किया करें। जो मतलब मैंने जो अपने तजुर्बे में पाया है ना, वो ये है कि मैंने खुद को जितना समझा है, और दूसरे स्टूडेंट जो गलती करते हैं वो ये है कि स्टूडेंट्स रिवीजन नहीं करते। रिवीजन लगाना चाहिए, मतलब आप संडे का एक टाइम रखें, उसमें जो भी आपने पिछले से 6-7 दिनों में जो पढ़ा है उसे रिवाइज करें। आप खुद को कॉन्सेप्ट में लाएँ, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पढ़ेंगे ना, कॉन्सेप्ट को ग्रिप में पकड़ेंगे तो ही आपकी टेस्ट हाथों में होगी इंशाल्लाह। अब क्या है द वायसरॉय ड्यूरिंग द 1906 शिमला डिप्रेशन, मैंने पहले ही बता दिया, ये लॉर्ड मिंटो था, ठीक है। ये क्या था? वायसरॉय ऑफ इंडिया था जब उन्होंने सेपरेट डिप्रेशन हुई थी ना, जिसमें सबसे बड़ी डिमांड क्या थी? सेपरेट इलेक्टोरेट सिटी। उसी का पूछ रहा है कि उसमें जो है ना वायसरॉय कौन था उस वक्त, जिसके सामने ये पेश की गई थी डिमांड्स, तो वो लॉर्ड मिंटो, मैंने पहले ही बता दिया,
क्या मतलब वाइसरॉय था क्या? वाइसरॉय मतलब वो जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लीडर था, मतलब उसकी कंट्रोल में था, सब हिंदुस्तान सारा उसकी कंट्रोल में था, इसीलिए उसको कहते हैं मतलब उसे वाइसरॉय कहते थे, ठीक है। इंडिया का वाइसरॉय, हिंदुस्तान का वाइसरॉय। ठीक है। तो फर्स्ट वाइसरॉय कौन था? फर्स्ट वाइसरॉय क्या था? नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया वाज फर्स्ट वाइसरॉय ये सॉरी विक्ट्री नहीं, वाइसरॉय। फर्स्ट वाइसरॉय क्या था? फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया वाज, इंडिया का फर्स्ट वाइसरॉय था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो थे जो ये फर्स्ट वाइसरॉय थे इंडिया, ठीक है। ये जो मैंने क्वेश्चन सारे ऐड किए ना, ये उनमें से हैं, या तो ये पास्ट पेपर में से हैं या आने के चांसेस हैं, ये दोनों मैंने कवर किए हैं, क्योंकि इसलिए मैंने 2 वीडियोस में इसको सेपरेटली वीडियो प्री पार्टीशन और पास्ट पार्टीशन पे बनाया है, क्योंकि यहाँ पे जो ना फुल कवर करना पड़ता है, क्योंकि आपको फुल मार्क्स अचीव हों अगर आप ये फुल वीडियो कॉन्सेप्ट या आप जैसे पढ़ने का आपका तरीका हो उस हिसाब से आप कवर कर लें 100%, तो आपकी इंशाल्लाह पाकिस्तान स्टडी में एक भी मार्क नहीं कट पाएंगे इंशाल्लाह। गारंटी मैं देता हूँ आपको 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ, कुछ भी हो। अब क्या है, अब जो है क्वेश्चन नंबर 29, लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया वाज, लास्ट वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ये थे। ये क्वेश्चन इसको घुमा के भी देते हैं, कैसे पूछते हैं पार्टीशन प्लान के वक्त कौन थे वाइसरॉय ऑफ इंडिया। मतलब ये तो क्वेश्चन सेम ही ना, मतलब पार्टीशन होने के बाद इंडिया इंडिया में चले गए थे, मुस्लिम्स पाकिस्तान में आ गए थे, ठीक है। इस तरह हुआ था, पार्टीशन हो गई, उसके बाद वाइसरॉय सिस्टम खत्म हो गया था, उसके बाद खुद की सिस्टम स्टार्ट हो गया, ठीक है। इसलिए मतलब ये वाइसरॉय था ना, वाइसरॉय मतलब ये लास्ट ही वाइसरॉय होगा, जैसे ये तो लास्ट वाइसरॉय है, लेकिन इसको घुमा के पूछते हैं पार्टीशन, ड्यूरिंग पार्टीशन कौन थे वाइसरॉय ऑफ इंडिया 1947 में, ठीक है। उस वक्त ये थे, ठीक है, बट जो लास्ट थे, लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे, ठीक है। सेम क्वेश्चन, इसको अपने ध्यान में रखना है। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। वर्ल्ड वार वन के बारे में। वर्ल्ड वार वन बिगिन वर्ल्ड वार वन जो है, वर्ल्ड वार वन है ना, वो स्टार्ट हुई थी, बिगिन मतलब स्टार्ट हुई थी 1914 में 1940 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। मतलब ये स्टार्ट हुई थी और 1918 में एंड हो गई थी, ठीक है। वर्ल्ड वार टू के बारे में देखेंगे हमसे क्वेश्चन। वर्ल्ड वार टू के बारे में क्या पूछा? वर्ल्ड वार टू बिगिन 1939 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है, और ये 6 साल चली थी और 1945 में ये एंड हो गई, ठीक है। मतलब 1945 में एंड हो गई, ठीक है। इसकी स्टार्ट कब हुई थी? स्टार्ट हुई थी 1939, ठीक है, स्टार्ट हुई थी। अब देखते हैं आगे क्या है। आगे क्या पूछ रहा है? पार्टीशन बंगाल वाज इन द ईयर। पार्टीशन बंगाल कब हुई? पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज इन द ईयर। पार्टीशन बंगाल कब हुई? पार्टीशन बंगाल हुई थी कब हुई थी? 1905 में। पार्टीशन ऑफ बंगाल स्टार्ट हुई थी 1905 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। इसको मतलब पार्टीशन बंगाल को स्टार्ट किया गया था 1905 में, और उसको एंड कब किया गया? उसको एंड मतलब एंड, उसको एंड किया गया था 1911 में, 1911 में एंड किया गया, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। ये जीके में भी आ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी इंपॉर्टेंट में मार्क कर लें, ये मतलब इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। ये दोनों जीके में भी आ सकते हैं और पाकिस्तान स्टडी में आपसे दोनों में आने के चांसेस ज़्यादा है, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में जलियांवाला बाग इंसिडेंट ऑकर्ड इन। जलियांवाला बाग कब हुआ था, ठीक है। जलियांवाला बाग ये क्या है? ये जो क्वेश्चन है ना, ये मतलब लेट में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आया नहीं अभी तक, आ सकता है, लेकिन इसकी चांसेस बहुत ज़्यादा है, मतलब अभी नेक्स्ट लेट में हो सकता है आ जाए, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इसके। ये हुआ कब था? ये हुआ था 1919 में हुआ था ये, ठीक है। इसके बारे में कुछ और आपको बता देता हूँ, ठीक है। इस वक्त जो थे ना जलियांवाला बाग में, ये सिख जो थे ना, सिख, ये ब्रिटिश के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे कि तुमने हमारे साथ नाइंसाफ़ी। उनका ये मतलब बताया, उनको ब्रिटिश ने ये कहा था कि अगर तुम वन वार एंड होने के बाद तुम इंडिया को आज़ादी दे देंगे, लेकिन ब्रिटिश ने ऐसा नहीं किया, इसलिए सिख जो थे उन्होंने एहतजाज किया था जलियांवाला बाग में। अब इसी तरह चोरा चोरी इंसिडेंट हुआ था, वो हुआ था 1922 में हुआ था, ठीक है। ये ऐसे हुआ था कि ये बात नहीं मानी इन्होंने, और वहाँ पर कुछ लड़ाई हो गई थी। लड़ाई में ब्रिटिश के जो कमांडर्स थे, मतलब पुलिस वाले जो थे, उनको भी, कांस्टेबल्स को भी फायर किया गया था, इसलिए ये चोरा चोरी इंसिडेंट भी हुआ था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों, इनको भी कवर कर लेना है 100%, कोई क्वेश्चन मिस ना होना भाई, ठीक है। आगे देखिए, ये बार लॉन्च बाय गांधी सर, ये सर गांधी साहब ने किया था, क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया था, ठीक है। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में क्या पूछा? 37 में नाउ आर नेवर पैम्फलेट था पब्लिश बाय, नाउ आर नेवर पब्लिश किसने किया? पैम्फलेट को पब्लिश किया था चौधरी रहमत अली ने। ये चौधरी रहमत अली ने साहब ने छपवाया था, ठीक है, पब्लिश किया था। मतलब ये अभी नहीं तो कभी नहीं, और चौधरी रहमत अली के लिए और भी इसके सबसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि पाकिस्तान का नाम था ना, वो किसने बताया था, किसने बनाया था, ठीक है। वो बनाया था चौधरी रहमत अली साहब ने बनाया था, ठीक है। पाक मतलब रहने की, साफ पाक रहने की, ठीक है। प्योर लैंड ऑफ प्योर, ठीक है, पाक, ठीक है।
कायद-ए-आज़म ने आगे क्या है 38 में कायद-ए-आज़म गेव इज 14 पॉइंट्स इन कायद-ए-आज़म गेव इज फेमस 40 पॉइंट्स। इन्होंने ये दिए थे 1929 में 1929 में दिए थे अपने फेमस जो थे 14 पॉइंट्स। ठीक है, कायद-ए-आज़म साहब ने दिए थे। आगे देखते हैं आगे क्या है कायद-ए-आज़म के बारे में और क्वेश्चन है। कायद-ए-आज़म वाज टाइटल्ड एज एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी बाय। ये इनका जो टाइटल था, ठीक है, ये इनका क्या टाइटल था, टाइटल क्या था, एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ये इनका टाइटल था। ठीक है, ये इनको ये किसने दिया था, ये दिया सरोजिनी नायडू ने दिया था। ये जो कायद-ए-आज़म थे ना, कायद-ए-आज़म साहब, कायद-ए-आज़म पहले कांग्रेस में थे। ठीक है, कांग्रेस में थे, फिर उन्होंने कांग्रेस में थे और मुस्लिम लीग में थे जी, मुस्लिम लीग में भी थे। ठीक है, इन्होंने मुस्लिम लीग बनी थी 1906 में और इन्होंने ज्वाइन की थी 1913 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था। ठीक है, और कायद-ए-आज़म साहब जो थे, कायद-ए-आज़म साहब वो ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी के की बात किया करते थे हमेशा, और इन्होंने जैसी कांग्रेस को यही सब देते थे। ठीक है, इसलिए इन्होंने जो सरोजिनी नायडू जो उस वक्त लीडर थे, उन्होंने इन्हें टाइटल दिया था एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर, नेहरू रिपोर्ट पब्लिश हुई थी 1928 में 1928 में पब्लिश हुई थी। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट। आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। इलाहाबाद इकबाल साहब डिलीवर्ड इलाहाबाद एड्रेस इन द ईयर, इलाहाबाद एड्रेस कब दी थी, ये 1930 में दी थी, 1930 में दी थी इलाहाबाद एड्रेस। ठीक है, और 1930 में इन्होंने बात भी की थी टूनिशन थ्योरी की। टूनिशन थ्योरी की बात की थी इन्होंने इलाहाबाद एड्रेस में, और उन्होंने कहा था जहाँ पे अलग अलग कौम की ममलकत है उनको अलग अलग मुल्क दिया जाए। ठीक है, टूनिशन थ्योरी। ठीक है, देखें अब है ना, अब लेटेस्ट है, लेटेस्ट अब सिंपल नहीं आती, इसलिए ये इलाहाबाद एड्रेस 034 कीमत नहीं थी। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर ये कुछ और लिखा हुआ है, लेकिन आपको क्वेश्चन को समझना है, इसीलिए लो लेट अभी सिंपल नहीं आ रहा, कुछ कॉन्सेप्चुअल होता है, दिमाग का गेम होता है अभी। ठीक है, सॉरी मैं गलत बोल गया, चौधरी रहमत अली बोल दिया मैंने। उसलिए क्या ना जो थी ना इलाहाबाद एड्रेस, वो दी थी इलामा इकबाल साहब ने। ठीक है, 1930 में दी थी। ठीक है, टू नेशन थ्योरी अगर आए प्रेजेंट किसने किया था, प्रेजेंट किया था सर सैयद अहमद खान ने, प्रेजेंट किया था। ठीक है, सर सैयद अहमद खान ने प्रेजेंट किया था। ठीक है, सर सैयद अहमद खान ने प्रेजेंट किया था, और अगर पूछे कि डिलीवर किसने किया था, तो फिर आपको ये पहली बात किसने की थी कि डोनेशन थ्योरी की बात 1930 में की थी इलामा इकबाल साहब ने। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को समझ के करना है, तो आपकी इंशाल्लाह मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। मोहम्मद अली जौहर वेंट टू लंदन, ये मोहम्मद अली जौहर साहब 1920 में गए थे लंदन, 1920 में गए थे। ये गए थे खिलाफत मूवमेंट के सिलसिले में गए थे, हिसाब से गए थे। ये क्वेश्चन पहले भी आता रहा है कि खिलाफत मूवमेंट है ना, खिलाफत मूवमेंट को स्टार्ट किसने किया था सब कॉन्टिनेंट में स्टार्ट किया था अली ब्रदर्स ने। अली ब्रदर्स में कौन, एक तो मोहम्मद अली जौहर साहब हैं, ये हैं, और दूसरे इनके भाई हैं जो उनका नाम है मौलाना मोहम्मद अली। ठीक है, ये दोनों अली ब्रदर्स इनको कहते हैं, इन्होंने खिलाफत मूवमेंट का आगाज़ किया था। ठीक है, और इनके साथ गांधी जी भी थे इनके साथ। अभी जो है क्वेश्चन मिंटू मॉरल रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस कब हुए थे, मिंटू मॉरल रिफॉर्म्स कब, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, 1909 में हुआ था। इंट्रोड्यूस हुआ 1909 में हुआ था। ठीक है, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट का मार्क लगा देता हूँ। ठीक है, इसको अपने ध्यान से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट लेने की कोशिश करनी है। अब लखनऊ पैक्ट के बारे में पूछा जा रहा है आगे क्वेश्चन में। लखनऊ पैक्ट कब हुआ था, लखनऊ पैक्ट वाज साइंड इन द ईयर, लखनऊ पैक्ट हुआ था लखनऊ पैक्ट जो है ना वो साइन हुआ था 1916 में हुआ था। ठीक है, लखनऊ पैक्ट। फिर आगे देखते हैं क्या है। सर जॉन के बारे में पूछा गया है, सर जॉन के बारे में। सर जॉन मार्शल डिस्कवर द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन 1920 में किया गया था। ठीक, डिस्कवर किया था सर जॉन मार्शल ने 1920 में। ये जो है ना जॉन मार्शल साहब, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या लेटेस्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, मतलब ये कैसे अलग अलग तरीके से कि कभी क्या था, इंडस वैली सिविलाइजेशन किसने डिस्कवर किसने किया, डिस्कवर जॉन मार्शल साहब ने। कभी किया था, 1920 में किया। ठीक है, अलग अलग तरीके से आते हैं। अभी और क्या पूछ रहा है नेक्स्ट में, क्या पूछा नेक्स्ट, लॉर्ड वाविल कॉल्ड शिमला कॉन्फ्रेंस इन 1945 में क्या शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसकी लॉर्ड वाविल ने कहा था। ठीक है,
वर्ल्ड वॉर वन ने स्टार्ट नीचे पूछ रहा है वर्ल्ड वॉर वन एंडेड इन वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट कब हुई स्टार्ट हुई थी 1914 हुई थी 40 से लेकर 4 ईयर्स का इनका ड्यूरेशन था और 1918 में कंप्लीट हो गई थी। ठीक है, ये ख़त्म हो गई जंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 1918 होगा वर्ल्ड वॉर वन है। ठीक है, अब देखते हैं नीचे नीचे क्या है, वर्ल्ड वॉर टू के बारे में पूछ रहा है तो फिर देखते हैं। वर्ल्ड वॉर टू एंडेड इन वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हुई थी 1939 से 1945 तक, इनकी ड्यूरेशन 6 ईयर थी, 6 ईयर इनकी ड्यूरेशन थी। ठीक है, वर्ल्ड वॉर टू की ये एंड कब हुई थी 1925 में 1925 में 1925 में एंड हुई थी। ठीक है, नीचे ड्रेन लाइन, ये आगे देखते हैं बॉर्डर्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ड्रेन लाइन किसके बीच में क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीटेड है। ठीक है, जितना कहना उतना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, तो ड्रेन लाइन इज बॉर्डर बिटवीन, ड्रेन लाइन किसकी बॉर्डर बिटवीन, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में बॉर्डर है, तो इनका आंसर क्या होगा पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में। इसको काट दो जो है 1900 जो है ना 1945 इसमें बहुत से काम हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस भी 30 सितंबर में बनी है यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, पाकिस्तान जो 1947 में किया था। ठीक है, ये आपने याद रख लेनी। ठीक है, ये डेट्स आपको याद कर लेनी, डेट्स भी बहुत पूछते हैं ये लेटेस्ट में। डेट्स अगर आपने इस वीडियो कवर कर ली तो मतलब आपने 5 बार आपकी यहीं पे 100% गारंटीड है, और 5 जो पास्ट पार्टीशन में है वो इंशाल्लाह कल कवर हो जाएंगे। हम वीडियो जब अपलोड करें तो आप उसको भी कवर कर लें, तो फिर आपको पाकिस्तान स्टडी में कभी भी मुश्किल नहीं होगी, कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह आपकी टेस्ट अच्छी हो जाएगी। और ये ड्रेन लाइन है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में बढ़ रहा है। ठीक है, और ड्रेन लाइन वाज डेमार्केटेड इन द ईयर, जो ड्रेन लाइन वाज डेमार्केटेड इन डैश ईयर, तो ये कब बना, ये 1893 में बनाया गया था। और ये ड्रेन लाइन बना दी गई थी और 1800 में बना दी गई थी। और ये जो ब्रिटिश डिप्लोमेट थे उन्होंने ब्यूरोक्रेट थे जिनका नाम ड्यूरेंट था। ठीक है, ड्यूरेंट था उन वक्त जो इनका लीडर था, अफगान लीडर, उन्होंने ये तय की थी और इसलिए उनके नाम पे ये ड्रेन लाइन बॉर्डर बन गया। ठीक है, और ये 1893 में बना। ठीक है, इसको याद कर लें। ऐसे ही एक क्वेश्चन और भी आता है, जैसे पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान सबसे बड़ा बॉर्डर किससे शेयर करता है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा बॉर्डर है ड्रेन लाइन अफगानिस्तान है, पाकिस्तान और इंडिया। पाकिस्तान इंडिया के साथ जो है ना सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर करता है, ये आपको जहन में रखना है क्वेश्चन। ड्रेन लाइन में सिर्फ याद कर लें कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक बॉर्डर है, उसका नाम ड्रेन लाइन है। ये नाम कैसे पड़ा, ये एक अफगान का था, जो एक लीडर था, उनका नाम ड्रेन था, तो उन्होंने ये बॉर्डर तय किया था और इसलिए उनके नाम पे ड्रेन बन गया। ठीक है, और ये कब बना था, ये 1893 में बना था। ठीक है, और पाकिस्तान सबसे बड़ा बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एंड करते हैं अपनी क्लास का और आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, और सब्सक्राइब कर लें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दें। और नेक्स्ट वीडियो होगा पार्ट 2, ये पार्ट 1 है प्री पार्टीशन का, इसमें पाकिस्तान स्टडी के तमाम वो क्वेश्चंस जो मतलब हम कवर कर सकते थे इतने तक टाइम में, वो हमने कवर किया। और जो अभी थोड़ा बहुत बचता है वो नेक्स्ट पार्ट में कवर होगा, क्योंकि मैं इतना लंबा वीडियो नहीं बना सकता, क्योंकि स्टूडेंट्स बोर हो रहे होते हैं। इसलिए मैंने ये सोचा है कि पार्ट 1 फिर पाकिस्तान स्टडी का प्री पार्टीशन के 2 पार्ट और पास्ट पार्टीशन के 2 पार्ट अपलोड होंगे। आपने अगर इनको देख लिया और समझ लिया और कुछ डेट्स होंगी उनको केमिकल ली, तो फिर मतलब आप पाकिस्तान स्टडी में 10 आउट ऑफ 10 आप 10 कर सकते हैं, ये मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, मतलब इस हिसाब से हर सब्जेक्ट में कवर कर पाऊँगा। अगर आपने उनको फॉलो किया, जो मैं इंस्ट्रक्शंस देता हूँ उनको अगर आपने फॉलो किया, तो इंशाल्लाह आपकी मार्क्स 60+ आएंगी, ये मैं पहले से ही बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं, वेट कीजिए, कल अपलोड होगा पार्ट नंबर 2 प्री पार्टीशन का। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।